बाबासाहेबांनी शिक्षणाला फार महत्त्व दिलेलं आहे आणि आपण बघू शकता की शिक्षण ज्यांनी ज्यांनी घेतलेलं आहे तो समाज वर आलेला आहे, त्याची उन्नती झालेली आहे. असं असताना देखील आणि बाबासाहेबांनी काही पर्टिक्युलर एकाच समाजाला ते सांगितलं नाही की तुम्ही शिक्षण घ्या म्हणून. हे सर्वांसाठी होतं, परंतु बऱ्याच लोकांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलेलं आहे. त्यातही आपला समाज मोडतो. परंतु अभ्यास आणि शिक्षण घेणं गरजेचं असतानाही अजूनही आपला समाज तिथपर्यंत पोहोचत नाही किंवा शिक्षणाची कास अजूनही धरत नाही. तर त्यांना तुम्ही प्रवाहात आणण्यासाठी, शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काय नेमकी संघटना करता? ये जो आपने बात कही इसमें दो धाराएं हैं। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसी है वो पॉलिसी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। जो गवर्नमेंट ने सेल्फ फाइनेंस का जो अब एक मतलब जीआर निकाला है, पहले बिना अनुदानित तत्व पर जो शाला दी जाती थी, तो 20 साल से ये कायम बिना अनुदानित तत्व चला। इसलिए लोगों को लगा कि अनुदान ही नहीं मिलता, इसलिए हम क्यों स्कूल खोलें, एक ये कारण रहा। फिर बाद में कहीं ना कहीं कायम बिना अनुदानित को अनुदानित किया, लेकिन उसके बाद जो एक नया गवर्नमेंट ने सिस्टम निकाला सेल्फ फाइनेंस का, कि आप स्कूल खोलना है, आप सेल्फ फाइनेंस कीजिए। कंडीशन लगा दी कि आपको 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन चाहिए तभी आप स्कूल खोल सकते हैं। आप बताइए कि मुस्लिम समाज जो आर्थिक दृष्टया बहुत पीछे है, अब वो कैसे 2 एकड़ ज़मीन, यानी मैं अगर चाहूँ, मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक स्कूल का सेटअप लगाना चाहिए, लेकिन वही कंडीशन आती है कि हम 2 एकड़ ज़मीन लाए कहाँ से। तो इसके कारण भी जो है वो मतलब समाज के अंदर एजुकेशनल लेवल पर उन्नति नहीं हो रही, ये भी एक रीज़न है। दूसरा ये है कि जो समाज में एजुकेशनल लेवल पर काम करते हैं लोग, वो लोग उतने ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ये कि एजुकेशनल वो माफिया है, वो एजुकेशनल माफिया है, वो भाई भतीजावाद। यानी आप पुरानी ट्रस्ट देखेंगे मुस्लिम समाज के अंदर, तो उसमें गांव के मोहल्ले के अच्छे लोग होकर वो एक ट्रस्ट कायम करते थे और उसके माध्यम से स्कूल चलता था। लेकिन अब ये हो गया कि मेरा सोसाइटी, मेरे बाद मेरा बेटा, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ कि घराने शाही उसके अंदर एजुकेशन में आ गई है। और मतलब ये कि हम उसमें क्वालिटी नहीं है, सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन में क्वालिटी नहीं है। आप पैसा दीजिए, मैनेजमेंट की जो डिमांड है 20 लाख 25 लाख, क्वालिटी कोई मैटर नहीं करता। तो अब जब ऐसा टीचर लगेगा तो वो समाज को कैसे वो पढ़ाएगा क्या, और फिर लोग भी क्यों अपने बच्चों को स्कूल में डालें कि भाई 25 साल पढ़ाई करने के बाद उसको 25 लाख रुपये देकर नौकरी मिले, तो फिर उसको कहाँ से वो होगा। लेकिन फिर भी ये है कि समाज में जो मदारिस काम कर रहे हैं, मदरसे काम कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से थोड़ा प्रसार हो रहा है। हम अपनी संगठना के माध्यम से मकतब चलाते हैं। मकतब मतलब कि बेसिक इस्लामिक एजुकेशन जहाँ दिया जाता है, और उसमें ये कोशिश करते हैं कि साथ साथ उनको डाइवर्ट करें कि बेटा आप जो है रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ ये जो दुनिया की तालीम है ये भी हासिल करें। इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ आप रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारी ये कोशिश, हमारे तो ये है कोशिश कि जैसे रेसिडेंशियल मदरसे होते हैं, इसका एक अल्टरनेट हम चाहते हैं। यानी जैसे रेसिडेंशियल जो मदरसा होता है उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, एक अलग से सेटअप पूरा कायम होता है, फिर बच्चा उसी में पढ़ता है तो वो स्कूल नहीं जा पाता है। और ऐसे 2 से 3% है रेसिडेंशियल में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन 97% बच्चे तो स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। एक प्रॉब्लम ये है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं,
उर्दू मीडियम स्कूल हो, मराठी मीडियम स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, मुस्लिम समाज के, इन बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन भी दिया जाए, साथ साथ इनको एक्स्ट्रा टाइम में इनको दुनियावी एजुकेशन भी दिया जाए, साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस उनको बताई जाए। और जो रेसिडेंशियल का अल्टरनेट, यानी रेसिडेंशियल में अक्सर आप देखेंगे मुस्लिम समाज में वो बच्चे जो मतलब स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स उसको मदरसे में डाल देते हैं, ऐसे बच्चों को। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अच्छा प्रोडक्ट है, जो ज़हीन बच्चा है, जो इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चा यानी धार्मिक एजुकेशन भी ले और इधर साइंस और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे बढ़े। जब दोनों चीज़ें पैरेलल रहेंगी साथ में, तो एक अच्छा नागरिक, देश का अच्छा नागरिक भी बनेगा, देश के विकास में भी उसका हिस्सा होगा, और वो समाज के लिए भी सोचेंगे। समाज, जब उसके पास रिलीजियस एजुकेशन है तो ये सोचेगा कि भाई मेरा समाज के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। और वो एक अच्छा धर्मगुरु बन के, जब उसके पास दुनियावी एजुकेशन है, दुनिया का एजुकेशन है, तो वो धर्मगुरु बनने के बाद भी रिलीजियस एजुकेशन के साथ दुनियावी एजुकेशन के प्रचार प्रसार का काम भी करेगा साथ साथ। ज्या पद्धतीनं आपण सांगितलं आहे की मदरसेमध्ये जे विद्यार्थी येतात त्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण बरोबरच त्यांना बाकीचंही शिक्षण त्या ठिकाणी मिळायला हवं. परंतु ज्या ठिकाणी आता सध्या धार्मिक शिक्षण दिलं जातं मदरसांमध्ये, तिथेच अशी एक सुविधा त्या ठिकाणी उभी करायला हवी. आता शिक्षणाचं बाजारीकरण होत आहे. असं असताना आपण कोणावर हे ठेवू शकत नाही की आता आपल्याला शिक्षण मिळेल त्या दर्जाचं, ज्या दर्जाचं आपल्याला हवं आहे. पण मग त्याची व्यवस्था ही आपणच आपल्या लेवलवर करणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. कारण मदरशामध्ये हे शिक्षण द्यायला हवं यावर. आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो मदरसा में एजुकेशन होता है उसमें रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ दूसरा एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए, और ये काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति से है। इसको और चालना देने की ज़रूरत है। मैंने अभी हमारी जो एक रज़ा एकेडमी से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं मालेगांव में अभी मेरा एक शादी में जाना हुआ था अपने रिलेटिव के यहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि 2000 बच्चे वो मकतब में पढ़ते हैं ना, मोहल्ले की एरिया के बच्चे हैं। 2000 बच्चे वो 2 घंटा मदरसे के लिए देते हैं और बाकी का टाइम स्कूल में जाते हैं, तो उनको दोनों तरह का एजुकेशन मिल रहा है। मदरसे में रहे बगैर, रेसिडेंशियल मदरसे में रहे बगैर। तो ये काम रज़ा एकेडमी कर रही है अपने माध्यम से। तो वही हमारे यहाँ लेवल पर हमने इसको अप्लाई करने का सोचा है। उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि उस मदरसे, रेसिडेंशियल मदरसे का खर्चा बचाते हुए बच्चा अपने घर पर ही रहे, उसको स्कूल का एजुकेशन भी मिले और उसको मदरसे का एजुकेशन भी मिले। तर हे होते काझी सर, ज्यांच्याशी आपण चर्चा केली आहे आणि त्यांनी या ठिकाणी येऊन आपल्या ज्या समस्या आहेत किंवा त्यांना भविष्यात काय करायचं आहे त्या संदर्भात देखील या ठिकाणी आपल्याशी मनमोकळेपणाने ते बोललेले आहेत. आपण पुढच्या भागात अशाच नवीन व्यक्तींसोबत चर्चा करणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार. नवराष्ट्र, बुलढाणा.